हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बखैर आफियत होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल AR कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है, आपका वेलकम है, आपका खैर मकदम है। मैं यहाँ आपको वो चीज़ें पढ़ाऊँगा जो बतौर ख़ास आपके 12th एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और आपके 12th के एग्ज़ाम बिल्कुल 2 महीना बच चुके हैं, तो इसलिए आप लोग ज़ोर शोर के साथ मेरे साथ तैयारी में लग जाइए। तो यहाँ मैं आपको चाहे सब्जेक्टिव की शक्ल में हो चाहे ऑब्जेक्टिव की शक्ल में हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पढ़ाऊँगा। और बहुत इम्पोर्टेंट मैं आपके सामने क्वेश्चन लाया हूँ, चाहे सब्जेक्टिव का हो या ऑब्जेक्टिव का हो। तो मैं शुरू करता हूँ इस शेर के साथ कि मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। एक और शेर है कि न कर तकदीर का शिकवा मुक़द्दर आज़मा जा, न कर तकदीर का शिकवा मुक़द्दर आज़मा जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सैयद सुलेमान नदवी के बारे में। और सैयद सुलेमान नदवी ने क्या लिखे हैं? सैयद सुलेमान नदवी ने एक मजमून लिखे हैं जिनका नाम है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़। क्या लिखे हैं भाई? बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़। मतलब सैयद सुलेमान नदवी ने 7 ऐसे अल्फाज हैं जिनके बारे में उन्होंने तहक़ीक़ किया है, इनके नए माने क्या हैं, इनके पुराने माने क्या हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे मुसन्निफ़ के बारे में, क्योंकि आपका ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आता है? आपका ज़्यादातर क्वेश्चन मुसन्निफ़ के बारे में आता है। मुसन्निफ़ कहते हैं राइटर को, मुसन्निफ़ राइटर को कहते हैं, लिखने वाले को कहते हैं। तो इसी के साथ आप जुड़ जाइए हमारे साथ। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने लिखा है सबसे पहले आपको क्या पढ़ाएंगे भाई? तो हम आपको पढ़ाते हैं क्लास 12th का उर्दू बुक पढ़ाते हैं। तो कहकशा हिस्सा दोम क्या पढ़ाएंगे भाई? कहकशा हिस्सा दोम पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं मुसन्निफ़ के बारे में। तो मुसन्निफ़ कौन है भाई? मुसन्निफ़ कहते हैं लिखने वाले को, राइटर को। तो आपका मुसन्निफ़ है सैयद सुलेमान नदवी। कौन है भाई? आपका मुसन्निफ़ कौन है? सैयद सुलेमान नदवी। और सैयद सुलेमान नदवी ने क्या लिखे हैं? बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़। क्या है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़? क्या है भाई? एक ये मजमून है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने लिखा है 20वीं सदी की मशहूर शख्सियात। क्या है? 20वीं सदी की मशहूर शख्सियात और माहिर लिसानियात में सैयद सुलेमान नदवी का शुमार होता है। तो 20वीं सदी के जो मशहूर शख्सियात हैं, शख्सियत होते हैं जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग जो होते हैं उन्हीं को बोलते हैं जो बड़े बड़े शख्सियात। याद रखिएगा। मिसाल के तौर पर एक आम इंसान है, आम इंसान के मुकाबले में कोई गांव में एक बड़ा शख्स होता है जो मुखिया होता है, गांव का मेंबर होता है, गांव का सरपंच होता है, तो वो गांव में सबसे बड़े माने जाते हैं। इसी तरह से 20वीं सदी के पूरे, एक तरह से कहिए पूरे हिंदुस्तान में इनकी एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, बहुत बड़ी वक़ार थी, बहुत बड़ी, मतलब एक बड़ा माना जाता था, बड़े इंसान माना जाता था। क्योंकि इनकी सलाहियत की वजह से, इनके कारनामे की वजह से, इन्होंने आपके लिए या हिंदुस्तान के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी थी, तो वो सारी चीज़ें के बारे में लिखते हैं कि सैयद सुलेमान नदवी 20वीं सदी के मशहूर शख्सियात और माहिर लिसानियात में सैयद सुलेमान नदवी का शुमार होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम जानते हैं सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश। तो सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई थी भाई? 22 नवंबर 1884 ईस्वी को मरदुम खेज बस्ती। कौन सा बस्ती भाई? मरदुम खेज कहते हैं जो बंजर बस्ती होता है, बिल्कुल चटियल मैदान होता है, जहाँ पे आबादी तो बहुत बिल्कुल थोड़ी भी होती है। इसके अलावा उस बस्ती में बिल्कुल निचले तबके के जो बस्ती होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? मरदुम खेज बस्ती। मरदुम खेज बस्ती, या बस्ती के जगह गांव का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? मरदुम खेज गांव। गांव का नाम है भाई दसना। क्या नाम है? गांव का नाम है दसना। याद रखिएगा, क्या नाम है गांव का? दसना। याद रखिएगा, गांव का नाम क्या है भाई? गांव का नाम है इनका दसना। तो मरदुम खेज गांव या मरदुम खेज बस्ती दसना, जो अब मौजूदा में क्या कहा जाता है उसको? जो अब मौजूदा में उसको नालंदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिला नालंदा, बिहार में हुई थी। तो सबसे पहले पॉइंट हम क्या जाने कि सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश हुई थी। कब हुई थी? 1884 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? दसना गांव। दसना गांव में, जो अब मौजूदा में उसको क्या बोला जाता है? नालंदा बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? नालंदा, बिहार में हुई थी। इसके अलावा आपसे हम पूछते हैं कि अगर सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश 1884 में हुई थी, तो फरहतुल्लाह बैग की पैदाइश कब हुई थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फरहतुल्लाह बैग की पैदाइश कब हुई थी? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, हम लास्ट में आपको बता देंगे। आगे है कि इनके वालिद का नाम था। किनके वालिद का नाम? सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम था हकीम सैयद अबुल हसन।
क्या नाम था भाई? इनके वालिद का नाम था हकीम सैयद अबुल हसन। इसके अलावा अपने गांव और आसपास के गांव के उलमा से इब्तिदाई तालीम हासिल की। मिसाल के तौर पर हम लोग भी जब बचपन में थे, छोटे थे, तो इब्तिदाई तालीम हर बच्चा कहाँ हासिल करता है? अपने जिस शहर में रहता है, जिस गांव में रहता है, वहीं के किसी मकतब में, वहीं के किसी मदरसे में, वहीं के किसी स्कूल में तालीम हासिल करता है कि नहीं? इसी तरह से सैयद सुलेमान नदवी भी, इनकी इब्तिदाई तालीम कहाँ से हुई थी? इनकी इब्तिदाई तालीम सैयद सुलेमान नदवी के इनके गांव में, इनके गांव के आसपास के जितने भी मदरसे थे या जितने भी स्कूल थे, वहीं पे इन्होंने तालीम हासिल की थी। कहाँ पे तालीम हासिल की थी? तो इनके अपने गांव या आसपास के गांव के जो उलमा थे, बड़े बड़े उलमा थे, तो उन्हीं से इन्होंने तालीम हासिल की थी। किसने? सैयद सुलेमान नदवी। क्योंकि सैयद सुलेमान नदवी की शख्सियत बहुत बड़ी शख्सियत है, ठीक है। तो अभी हमने आपको बताया सबसे पहली चीज क्या, सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई थी? 22 नवंबर 1884 ईस्वी को। और कौन से गांव में? दसना गांव। गांव का नाम क्या है भाई? दसना गांव, जो अब मौजूदा में कौन सा जिला है? जिला नालंदा। और जिला नालंदा कहाँ पड़ता है? बिहार में। क्योंकि आपका क्वेश्चन एक बार का पूछा हुआ है कि सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक कौन से सूबे था, कौन सा स्टेट से? स्टेट को अंग्रेजी में बोलते हैं सूबा। क्या बोलते हैं भाई? स्टेट। स्टेट को अंग्रेजी में क्या बोलते? स्टेट को उर्दू में क्या बोलते हैं? सूबा बोलते हैं। क्या भाई बोलते हैं? सूबा बोलते हैं। सूबा का मतलब होता है क्या? आप कौन सा स्टेट से ताल्लुक रखते हैं, कौन सा स्टेट के रहने वाले हैं। आपसे अगर पूछ ले भाई आप कौन से सूबे से हैं, तो अगर हम पूर्णिया के रहने वाले हैं तो हम बोलेंगे हम बिहार के रहने वाले हैं। कहाँ के? मेरा स्टेट है बिहार, और उर्दू में उसी को बोलते हैं मेरा सूबा। सूबा क्या? सूबा बिहार से ताल्लुक रखते हैं। आगे है, वालिद का नाम था हकीम सैयद अबुल हसन। एक बार पूछा गया है कि सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम क्या है? हकीम सैयद अबुल हसन। इसके अलावा अपने गांव और आसपास के गांव के उलमा से इब्तिदाई तालीम हासिल की। मतलब बेसिक तालीम कहाँ से हासिल की थी? अपने गांव और आसपास के गांव के जो उलमा थे, मतलब जानकार थे, उन्हीं से हासिल की थी। आगे है, आगे की तालीम के लिए फुलवारी शरीफ, जो फुलवारी शरीफ कहाँ पे है? पटना में, और मदरसा इमदादिया दरभंगा में दाखिल हुए। तो इब्तिदाई तालीम, बेसिक तालीम कहाँ पे हासिल की थी भाई? अपने गांव और आसपास के गांव के जो बड़े बड़े उलमा थे उनसे हासिल की थी। फिर और थोड़ा सा आला तालीम हासिल करने के लिए, जैसे अभी बहुत सारे लोग आप क्या करते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, तो गांव से अब कहाँ जाते हैं? थोड़ा सा आगे की तालीम इंटर करने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए शहर आ जाते हैं। आते हैं कि नहीं? इसी तरह से सैयद सुलेमान नदवी आगे की इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद आगे की तालीम के लिए फुलवारी शरीफ पटना चले गए थे। वहाँ एक मदरसा है फुलवारी शरीफ पटना, अभी भी जाएंगे तो आप वहाँ एक जगह है फुलवारी शरीफ पटना के नाम से। इसी तरह से एक और जगह है दरभंगा में जिसका नाम है मदरसा इमदादिया दरभंगा। क्या नाम है अभी? मदरसा इमदादिया दरभंगा में उन्होंने आगे की तालीम हासिल की। और बताया जाता है फिर आला तालीम हासिल करने के लिए, इसी तरह से आप लोग आला तालीम हासिल करने के लिए दिल्ली जाते हैं, पटना जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, अलग अलग सिटी जाते हैं। इसी तरह से सैयद सुलेमान नदवी भी आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ चले गए थे? 1901 ईस्वी में दारुल उलूम नदवतुल उलमा चले गए थे। कहाँ चले गए थे भाई? दारुल उलूम नदवतुल उलमा चले गए थे। देखिए, आला तालीम के लिए 1901 ईस्वी में दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ पहुंचे, जहां शिबली नौमानी से इस्तिफादा किया। जहां शिबली नौमानी से इस्तिफादा करने का मतलब होता है इनके उस्ताद थे। किनके? सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद कौन थे? शिबली नौमानी। याद रखिएगा, इस्तिफादा करने का मतलब है उन्हीं से तालीम हासिल की। किनसे? सैयद सुलेमान नदवी 1901 में जो दारुल उलूम नदवतुल उलमा गए, जो कि लखनऊ में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है भाई? लखनऊ में पड़ता है। तो वहां उनके उस्ताद कौन थे? तो दारुल उलूम नदवतुल उलमा के उस्ताद थे शिबली नौमानी। क्या उस्ताद का नाम था भाई? शिबली नौमानी इनके उस्ताद थे, सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद थे, और इन्हीं से इन्होंने तालीम हासिल की थी। और अल्लाह का बहुत बहुत लाख शुक्र है कि मेरी भी फरागत वहीं से हुई है। मेरी भी तालीम हासिल कहाँ से हुई है? दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ से हुई है। तो मैं अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र करता हूँ, क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ी शख्सियत है, एक हजरत नाजिम साहब हैं, वहाँ के प्रिंसिपल साहब हैं, जो वहाँ के नाजिम थे, अल्लाह के प्यारे हो गए, मौलाना राबे साहब। इसी तरह से हमने आपको यहाँ कितनी पॉइंट बताया कि सबसे पहले सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई थी? 1884 ईस्वी में। और कौन सा गांव में? दसना गांव। और कौन सा जिला में? जिला का नाम है नालंदा। और कौन सा सूबा में? सूबा है बिहार। इसी तरह से फिर आपसे पूछा जाता है उनके वालिद का नाम है, सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम हकीम सैयद अबुल हसन। क्या नाम था भाई? इनके वालिद का नाम था हकीम सैयद अबुल हसन। फिर इब्तिदाई तालीम इन्होंने अपने गांव में हासिल की। फिर और आगे की तालीम हासिल करने के लिए दारुल उलूम ये फुलवारी शरीफ पटना चले गए। और फिर उसके बाद फिर कहाँ आए? मदरसा इमदादिया दरभंगा आ गए। फिर और आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ चले गए? दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ गए थे, जहां इनके उस्ताद कौन थे?
علامہ شبلی نعمانی. علامہ شبلی نعمانی سے انہوں نے تعلیم حاصل کیا. ان کے ٹیچر تھے. کن کے ٹیچر؟ سید سلیمان ندوی کے ٹیچر تھے. آگے ہے 1902 عیسوی میں. کتنے میں؟ 1902 عیسوی میں ان کا پہلا مضمون. کن کا پہلا مضمون؟ سید سلیمان ندوی کا پہلا مضمون خاتون کی تعلیم. کیا نام تھا؟ خاتون کی تعلیم کے عنوان سے پٹنہ کے رسالہ الپنچ سے شائع ہوا. کون سا شائع ہوا تھا؟ سید سلیمان ندوی میں 1901 میں دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ گئے تھے. اس کے علاوہ 1902 عیسوی میں، کب؟ 1902 عیسوی میں انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا، جس مضمون کا نام کیا تھا؟ انہوں نے سب سے پہلا مضمون لکھا تھا خاتون کی تعلیم. سید سلیمان ندوی میں سب سے پہلا مضمون لکھا تھا جن کا نام کیا تھا؟ خاتون کی تعلیم. اور یہ خاتون کی تعلیم جب ایک مضمون لکھے، اور یہ مضمون کہاں سے شائع ہوا تھا؟ شائع ہونے کا مطلب ہوتا ہے پبلش ہونا. کیا ہونا بھائی؟ شائع ہوئے تھے، پبلش ہوئے تھے. کہاں سے پبلش ہوئے تھے؟ پٹنہ سے. پٹنہ کے ایک رسالہ جس کا نام تھا الپنچ. الپنچ کا مطلب یہ ہوتا ہے، الپنچ سے شائع ہوا تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ایک پریس ہوگا جہاں سے کتاب نکلتی ہے، جہاں سے کتاب کی چھپائی ہوتی ہے، تو ان کو بولتے ہیں ایک پریس ہوتا ہے. جیسے یہاں کے آپ کا پریس ہے، بہت سارا پریس ہے، آپ کا خان پریس، سٹی پریس، الگ الگ پریس ہے کہ نہیں ہے؟ تو اسی طرح سے بہت سارے وہاں پریس تھے پٹنہ میں. تو پٹنہ کے ایک پریس کا نام تھا الپنچ. کیا نام تھا بھائی؟ پریس کا نام تھا الپنچ، اور مضمون کا نام کیا تھا؟ خاتون کی تعلیم. آپ سے پوچھے گا ایگزام میں سید سلیمان ندوی کا سب سے پہلا مضمون کا نام کیا ہے؟ تو سید سلیمان ندوی کا سب سے پہلا مضمون کا نام ہے خاتون کی تعلیم. اور خاتون کی تعلیم کہاں سے شائع ہوا تھا، کہاں سے پبلش ہوا تھا؟ تو آپ کو لکھنا ہے پٹنہ سے شائع ہوا تھا. اور کون سا پریس سے شائع ہوا تھا؟ تو آپ کو لکھنا ہے الپنچ پریس سے شائع ہوا تھا. ٹھیک ہے، ایک رسالہ نکلتا تھا. 1902 عیسوی میں ان کا پہلا مضمون خاتون کی تعلیم کے عنوان سے، عنوان مطلب ایک مضمون ہوتا ہے کہ پٹنہ کے رسالہ الپنچ سے شائع ہوا، مطلب پبلش ہوا. اسی سال کیا ہوا؟ مطلب 1902 میں اسی سال ایک اور مضمون آخری وقت. کیا ہے؟ آخر وقت مخزن لاہور سے شائع ہوا. کہاں سے؟ لاہور سے شائع ہوا تھا. کہاں سے؟ تو جس سال 1902 عیسوی میں ان کا ایک مضمون شائع ہوا تھا، سب سے پہلا مضمون خاتون کی تعلیم. پھر 1902 عیسوی میں ہی کچھ دنوں کے بعد 1902 عیسوی میں ہی کچھ دنوں کے بعد ایک اور اس کا مضمون شائع ہوا تھا جس کا نام کیا تھا؟ آخری وقت. کیا تھا؟ آخر وقت. یاد رکھیے گا، شائع ہوا تھا، یہ بھی پبلش ہوا تھا. آگے 1903 عیسوی میں ان کی اشعار، غزلیں اور نظمیں بھی شائع ہونے لگی. اور 1903 عیسوی میں مولانا ابوالکلام آزاد کا اخبار الہلال، کیا نام ہے بھائی؟ الہلال سے وابستہ ہو گئے. الہلال سے وابستہ ہو گئے. وابستہ کا مطلب ان سے جڑ گئے. مثال کے طور پر ہم نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے سب سے پہلا مضمون لکھے تھے خاتون کی تعلیم، پھر ایک دوسرا مضمون تھا آخر وقت. اس کے علاوہ انہوں نے اشعار، غزلیں، نظمیں، سارے کچھ ان کے پبلش ہوئے، شائع ہوئے، لوگوں کے سامنے آئے. مطلب ان چیزوں کو انہوں نے لکھا. کیا کیا لکھے تھے؟ اشعار لکھے تھے، غزلیں لکھے تھے، اور بہت سارے نظمیں بھی لکھے تھے. اس کے علاوہ ان کے علاوہ مولانا ابوالکلام آزاد کا اخبار، مولانا ابوالکلام ایک اخبار نکالتے تھے جن کا نام کیا تھا بھائی؟ الہلال تھا. تو مولانا ابوالکلام آزاد 3 اخبار نکالتے تھے. تو 3 اخبار میں آ کے آپ کا چیپٹر میں آئے گا الہلال، البلاغ، اور ایک ہے لسان الصدق. تو الہلال جو اخبار مولانا ابوالکلام آزاد کا اخبار تھا، ان سے وابستہ ہو گئے، مطلب ان کے ساتھ جڑ گئے، ان کے ساتھ مل کر کام کرنے لگے. کیونکہ کوئی کتابیں جب نکلتی ہے، جب مہینے وار یا ہفتہ واری یا مہینے وار، ہر مہینہ جب کوئی رسالہ نکلتا ہے، کوئی کتاب نکلتا ہے، سیمپل سے آپ مثال سمجھیے گا، کوئی بھی نیوز پیپر آپ جو دیکھتے ہیں، ہر پڈے کا جو اخبار آتا ہے، تو اس میں کسی ایک شخص کی رائٹنگ نہیں ہوتی ہے. الگ الگ لوگ اپنی باتوں کو جہاں کوئی چیز دیکھتے ہیں تو الگ الگ ٹاپک پہ الگ الگ باتیں اس میں لکھتے ہیں اور آپ کے پاس آتی ہے. اسی طرح سے الہلال، ان کا جو ایڈیٹر تھے کون تھے بھائی؟ مین تھے مولانا ابوالکلام آزاد. تو اس میں اس کا دیکھ ریکھ کرنا، اس میں کیا پبلش کرنا ہے، کیا شائع کرنا ہے، تو یہ ساری ذمہ داری کن کے اوپر آ گیا تھا؟ ان کے سید سلیمان ندوی کے اوپر. ان سے وابستہ ہو گئے تھے، ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا. تو 1903 عیسوی میں ان کے اشعار، غزلیں، نظمیں بھی شائع ہونے لگی. اور 1903 عیسوی میں ہی مولانا ابوالکلام آزاد کا اخبار الہلال سے وابستہ ہو گئے، مطلب ان کے ساتھ مل کر کام کرنے لگے. کن کے ساتھ؟ مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ. جیسے آپ کو سیمپل سے بتایا، کوئی بھی اخبار آتا ہے تو اس میں الگ الگ ٹاپک پہ الگ، کبھی کرکٹ کے بارے میں رہتا ہے، کہیں انڈیا کے بارے میں رہتا ہے، کسی گاؤں کے بارے میں، کسی شہر کے بارے میں. مطلب جتنے بھی کرائم ہوتے ہیں، جتنے بھی اچھے کام ہوتے ہیں، جتنے بھی ایوارڈ ملتے ہیں، ہر چیز رہتا ہے الگ الگ. اور سب کے لکھنے والے، سب کے اس میں خبر دینے والے الگ الگ لوگ ہوتے ہیں. اسی طرح سے مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک رسالہ نکلتا تھا. رسالہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی نہ کوئی چھوٹی سی پتلی سی کتابیں آتی ہے. تو اس میں اس کے ساتھ مل کر کون کام کر رہے تھے؟ سید سلیمان ندوی مل کر کام کر رہے تھے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. عربی ادب
اسلامیات، سوانح، ادبیات، ترتیب و تدوین ان کا خاص میدان تھا. کن کا؟ سید سلیمان ندوی کا خاص میدان تھا. کیا تھا؟ عربی ادب. عربی ادب میں یہ بہت ساری کتابیں لکھی تھی. عربی ادب میں مطلب عربی ادب میں ان کو بہت زیادہ صلاحیت تھی، بہت زیادہ فوکس تھا عربی ادب میں. اس لیے تو اسلامیات میں، اسلامیات مطلب اسلام کیا ہے، اسلام کے بارے میں جاننا، اسلام کی گہرائی گہرائی کو بتلانا، ان کے بارے میں چھان بین کرنا. ٹھیک ہے، اسلامیات. ان کے بارے میں سوانح. سوانح ہوتا ہے کسی کی زندگی کے حالات کے اوپر جاننا. آخر وہ ایک بڑی شخص گزرے ہیں تو ان کا ابتدائی سے لے کے بچپن تک انہوں نے کیا کارنامہ کیے، کہاں تعلیم حاصل کیے، کہاں پڑھائی کی، کہاں ٹیچر تھے، انہوں نے کون کون سی کتابیں لکھی اور کون سے اچھے کارنامے کیے، ساری چیزیں جو بتاتے ہیں اسی کو بولتے ہیں سوانح. اسی طرح سے ادبیات اور ترتیب و تدوین کا خاص ان کا میدان تھا. کن کا؟ سید سلیمان ندوی کا. آگے ہے اردو زبان سے متعلق مضامین. اردو زبان سے متعلق کچھ مضامین کن کے ہیں؟ سید سلیمان ندوی کا. نقوش سلیمانی مطلب یہ ساری کتابیں کس میں ہے؟ اردو میں ہے. نقوش سلیمانی، ہماری زبان کا نام، مضامین سلیمانی، مقالات سلیمانی. تو یہ ساری کتاب بہت امپورٹنٹ کتاب ہے. آپ یہ کتابیں پڑھ سکتے ہیں. یہ کتابیں بہت ساری جگہ میں، جیسے اردو ہماری زبان کا نام، یہ کسی نہ کسی مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے. ٹھیک، ایسے بھی کسی نہ کسی اسکول میں پڑھائی جاتی ہے. بہت بیسک باتیں ہیں، بہت اچھی باتیں ہیں، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ شبلی نعمانی کی حیات پر، حیات کا مطلب زندگی، شبلی نعمانی کی زندگی پر ایک کتاب لکھا تھا جن کا نام تھا حیات شبلی. 8 جلدوں میں لکھے تھے. کتنے جلدوں میں؟ سید سلیمان ندوی نے اپنے استاد کے اوپر ایک کتاب لکھا تھا، استاد کی زندگی کے اوپر، استاد کے حالات کے اوپر انہوں نے ایک کتاب لکھا تھا جن کا نام لکھا، اس کتاب کا نام بھی رکھا تھا کیا؟ حیات شبلی. کتاب کا نام کیا ہے بھائی؟ حیات شبلی کے نام پر انہوں نے کتاب لکھا اور اس کتاب کو انہوں نے 8 جلدوں میں لکھا. 8 جلد. جلد کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ کتاب پڑھ رہے ہیں ابھی، کہکشاں حصہ اول، کہکشاں حصہ دوم، اسی طرح سے انہوں نے 8 جلدوں میں کتابیں لکھی تھی. کتاب کا نام تھا حیات شبلی. اور یہ کتاب کن کے اوپر تھا؟ ان کے استاد کے حالات کے اوپر، ان کے زندگی کے اوپر، کہ ان کے استاد کس طرح سے زندگی گزارے، ان کے کیا کیا اچھے کارنامے ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں. تو وہ ساری باتیں کس میں انہوں نے قید و بند کر دیا ہے؟ حیات، کتاب کا نام ہے حیات شبلی کی. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا. آگے ہے مشہور کتابیں. کن کی؟ سید سلیمان ندوی کی کچھ مشہور کتابیں ہیں، یاد رکھنا ہے. عرب و ہند کے تعلقات. کیا ہے؟ عرب و ہند مطلب اور عرب اور ہند کے کیا کیا تعلقات ہیں، وہ ساری چیزوں کو اس میں بیان کیا گیا ہے. عرب و ہند کے تعلقات اور عربوں کی جہاز رانی، سیرت عائشہ، خیام اور رحمت عالم. یہ رحمت عالم یہ پڑھائی جاتی ہے. اس کے علاوہ سیرت عائشہ آپ پڑھیے، مطلب حضرت عائشہ کے بارے میں کہ ان کی کیا سیرت تھا، ان کا کیا کیریکٹر تھا، وہ کس طرح ایک اما عائشہ. اسی طرح سے اما عائشہ ان کو کہا جاتا ہے، انہوں نے وہ لوگوں کو کیسے تعلیم دیتی تھی. مطلب جیسے بہت سارے لوگ منع کرتے ہیں کہ اسلام میں کیا ہے، کہ اسلام میں عورتوں کا پڑھانا یا عورتوں کا پڑھنا یا پڑھانا منع ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نہیں، جب اما عائشہ لڑکیوں کو پڑھاتی تھی، عورتوں کو پڑھاتی تھی، جب وہاں حضور کے زمانے میں پڑھا سکتی ہے، آج کے دور میں جو لوگ دلیل دیتے ہیں یہ غلط ہے. تو یہ ساری کتابیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں. یہ سب سید سلیمان ندوی کی مشہور کتابیں ہیں، یاد رکھیے گا. عرب و ہند کے تعلقات، عرب اور ہندوستان کے جو تعلقات کیسے تھے وہ ساری اس میں بیان کیا گیا. عرب و ہند کے تعلقات، عربوں کی جہاز رانی، سیرت عائشہ، خیام اور رحمت عالم. یہ سب یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نے آپ کو بتلایا کیا کیا چیزیں بتلایا سید سلیمان ندوی کے بارے میں، کہ سید سلیمان ندوی کیا ہے. سید سلیمان ندوی کا سب سے پہلا مضمون کا نام کیا ہے؟ تو سید سلیمان ندوی کے سب سے پہلا مضمون کا نام ہے خاتون کی تعلیم. کیا نام ہے بھائی؟ خاتون کی تعلیم. تو سب سے پہلے مضمون لکھے تھے خاتون کی تعلیم 1902 عیسوی میں. اور یہ کہاں سے پبلش ہوا تھا، کہاں سے شائع ہوا تھا، کہاں چھپائی ہوا تھا؟ تو آپ کو یاد رکھنا ہے پٹنہ سے. اور کون سا پریس سے؟ پریس کا نام تھا الپنچ. کیا نام تھا بھائی؟ الپنچ. اور اسی سال میں ایک اور رسالہ نکلا تھا جس کا نام تھا کیا بھائی؟ اخیر وقت. یاد رکھیے گا کیا نام تھا؟ اخیر وقت. اس کے علاوہ سید سلیمان ندوی کے استاد کا نام کیا ہے؟ سید سلیمان ندوی کے استاد ہیں علامہ شبلی نعمانی. کیا نام ہے؟ شبلی نعمانی. اسی طرح سے علامہ شبلی نعمانی کے ایک استاد کے اوپر ایک کتاب لکھے تھے، ان کے حالات کے اوپر، ان کی زندگی کے اوپر. ان کی کتاب کا نام تھا، یاد رکھیے گا، حیات شبلی کے نام تھے. کیا نام رکھے تھے؟ حیات شبلی. اس کے علاوہ سید سلیمان ندوی نے بہت ساری کتابیں لکھی ہے. تو اور آگے چلتے ہیں کہ علامہ شبلی نعمانی کی نامکمل تصنیف. کیا ہے نامکمل کا مطلب؟ ہوتا ہے کہ سید شبلی نعمانی ایک کتاب لکھ رہے تھے. شبلی نعمانی، علامہ شبلی نعمانی ایک کتاب لکھ رہے تھے جن کا نام تھا سیرت النبی. کیا نام تھا بھائی؟ سیرت النبی کی کتاب لکھ رہے تھے شبلی نعمانی. تو ابھی
1 से 1.5 जिल्द अभी कंप्लीट ही किए थे, मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि शिबली नोमानी की वफात हो गई। मतलब शिबली नोमानी इस दुनिया से दार फ़ानी से कूच करे, अल्लाह के प्यारे हो गए, इनकी मौत हो गई, जिसकी वजह से इनके जो शागिर्द थे, इनके शागिर्द कौन थे? शिबली नोमानी के शागिर्द थे सैयद सुलेमान नदवी। तो इन्होंने इन किताबों को अपने उस्ताद की जो अंदर ख्वाहिश था, उसके अंदर जो चाहत थी, उन चाहत को इन्होंने पूरा किया। किसने पूरा किया? शिबली नोमानी के जो शागिर्द थे सैयद सुलेमान नदवी, इन्होंने उसको लिखा। और इन्होंने इसको कितने जिल्दों में लिखा था भाई? इसको 7 जिल्दों में मुकम्मल किया था। कितने जिल्दों में? 7 जिल्दों में लिखा था सीरतुन नबी को। तो वही है अल्लामा शिबली नोमानी की नामुकम्मल। नामुकम्मल का मतलब होता है उसको पूरे जितने जिल्दों में लिखना चाहते थे शिबली नोमानी, उसको 5 जिल्दों में, 6 जिल्दों में, 7 जिल्दों में, तो 7 जिल्दों में लिखना ही चाहते थे। लेकिन उस किताब को कंप्लीट होने से पहले, मुकम्मल होने से पहले उनकी इंतकाल हो गई, उनका डेथ हो गया, जिसकी वजह से उनकी जो ये ख्वाहिश थी, उनकी जो तमन्ना थी, किसने पूरा किया था भाई? इनके शागिर्द सैयद सुलेमान नदवी ने उसको मुकम्मल किया, कंप्लीट किया। तो अल्लामा शिबली नोमानी की नामुकम्मल मतलब अनकम्प्लीट, नामुकम्मल तसनीफ, नामुकम्मल किताब सीरतुन नबी को मुकम्मल किया। किसने मुकम्मल किया? सैयद सुलेमान नदवी ने। आगे है 1953 ईस्वी को कराची पाकिस्तान में सैयद साहब की वफात हुई और वहीं दफन किए गए। कहाँ पे? कराची में। कराची कहाँ पाकिस्तान पर पड़ता है भाई? पाकिस्तान में। देखिए सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई थी? 1884 ईस्वी को। 1884 ईस्वी को। इसी तरह से आपसे पूछ लेगा एग्जाम में कि फरहतुल्लाह बैग की पैदाइश कब हुई थी? 1885 ईस्वी को। याद रखिएगा, याद रखने का सिंपल सा तरीका है, सैयद सुलेमान नदवी 1884 ईस्वी में पैदा हुए और फरहतुल्लाह बैग की पैदाइश 1885 ईस्वी में हुई। लेकिन सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कहाँ पे हुई थी भाई? याद रखिएगा, दसना गांव, जो कि जिला कहाँ पड़ता है? नालंदा, और बिहार में पड़ता है। सूबा कहाँ पड़ता है भाई? बिहार में पड़ता है। लेकिन फरहतुल्लाह बैग की पैदाइश दिल्ली में हुई थी। इसी तरह से सैयद साहब की वफात फिर कहाँ हुई? सैयद साहब की वफात बिहार में नहीं, मौत बिहार में नहीं, बल्कि कहाँ हुई थी? कराची पाकिस्तान में। कराची के पाकिस्तान में। आगे है, हमने लिखा कुछ और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, किसी भी इम्तिहान में उर्दू की अच्छी तैयारी के लिए आज ही हमारा क्लास ज्वाइन कीजिए। ये क्लास का नाम है AR कॉमर्स क्लासेस। आप यहाँ से हमारे यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल ज्वाइन करने के साथ आप प्ले स्टोर में जाके, चाहे आपको उर्दू बुक पढ़ना हो, कहकशां हिस्सा दोम का उर्दू बुक पढ़ना हो, या आपको कोई भी ग्रामर पढ़ना हो, तो आप ये चैनल में ज्वाइन करके आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और इसके साथ मैं आपसे चाहूँगा कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। इसके अलावा आपकी जान पहचान में से जितने भी लोग हैं जिसकी 12th का एग्जाम है, हो सकता है आप ही के जरिए से उनका भला हो जाए, तो उनको ज़रूर ये वीडियो वहाँ तक ज़रूर पहुँचा दीजिए। तो फिर आगे का चैप्टर चलते हैं। इसके अलावा आपको अगर टेस्ट देना हो, आप अगर चाहते हैं कि हमको टेस्ट देना है, तो हर दिन पर डे का एक चैप्टर का टेस्ट देना हो, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है। इसके अलावा आगे चलते हैं। तो हमने आपको बताया कि सैयद सुलेमान नदवी ने आपके निसाब में जो एक चैप्टर लिखा है, जिनका नाम है बास पुराने लफ्जों की नई तहकीक। क्या लिखे हैं भाई? बास पुराने लफ्जों की नई तहकीक। बास पुराना लफ्ज है, पुराना का मतलब पहले का लफ्ज है, और उनका एक नया मीनिंग, एक मतलब सैयद सुलेमान नदवी ने एक लफ्ज है, उस लफ्ज की एक पहले माने तो था ही, एक नया माने को उन्होंने ईजाद किया है। एक नया माने को उन्होंने ईजाद किया है, नया माने को उन्होंने बतलाया है। तो 7 अल्फाज ऐसे हैं जिनके ऊपर उन्होंने तहकीक किया है, उनकी मतलब क्या क्या माने हो सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ हम चलते हैं। लिखा है कि इस मजमून में सैयद सुलेमान नदवी ने 7 अल्फाज की तहकीक पेश की है। कितने अल्फाज की? 7 अल्फाज की तहकीक पेश की है, मतलब 7 अल्फाज के एक नए माने, एक पुराने माने बतलाए हैं। ये सब क्या है? आपका अल्फाज है। क्या है ये भाई? अल्फाज। क्या हो जाएगा ये आपका अल्फाज है, ये आपके है, ये नए माने हैं, ये पुराने माने हैं। क्या है? याद रखिएगा। आगे है आपका सबसे पहला लफ्ज है फतूर। सबसे पहला लफ्ज आपका क्या है भाई? पहला लफ्ज है आपका फतूर। फतूर के क्या माने होते हैं भाई? फतूर के माने होते हैं, एक माने है आपको तोड़ना। फतूर के एक माने क्या होता है भाई? तोड़ना। और दूसरा एक माने क्या होता है? नाश्ता। देखिए सिंपल से समझिए, बिल्कुल आसानी से। फतूर कहते हैं नाश्ता को। क्या कहते हैं? नाश्ता को। सुबह सवेरे जो हम लोग खाते हैं, तो क्या खाते हैं भाई? नाश्ता खाते हैं। सुबह सवेरे जो हम लोग खाते हैं, क्या खाते हैं? नाश्ता कहते हैं। उसी को अरबी में क्या बोलते हैं? फतूर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? फतूर बोलते हैं। इसी तरह से रमजान के महीने में, रमजान के दिनों में सुबह से लेके शाम तक हम लोग क्या रहते हैं भाई? बिल्कुल भूखे रहते हैं। क्या रहते हैं? बिल्कुल भूखे रहते हैं। न पानी पीते हैं, न कुछ खाते हैं, न पीते हैं। बिल्कुल क्या रहते हैं? बिल्कुल खाली पेट रहते हैं।
लेकिन शाम के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, नाश्ता के जरिए से ही उस रोजे को, मतलब नाश्ता के ही जरिए से उस रोजे को हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं, ना कि चावल के जरिए से, नाश्ता के ही जरिए से तोड़ते हैं। तो इसी तरह से सैयद सुलेमान नदवी ने दो माने लिए हैं, एक नए माने एक पुराने माने। क्या माने, एक नए माने लिए हैं, एक पुराने माने लिए हैं। तो इसी तरह सैयद सुलेमान नदवी कहते हैं कि फतूर के एक माने तो होता है नाश्ता, हर कोई जानते हैं सुबह सवेरे जो हम लोग नाश्ता खाते हैं उसी को अरबी में क्या बोलते हैं, फतूर बोलते हैं। लेकिन रमजान के दिनों में, रमजान के महीने में सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल भूखे रहते हैं, भूख हालत से हम लोग की हालत खराब हो जाती है। लेकिन हम लोग जो उस रोजे को तोड़ते हैं, उस रोजे को तोड़ते हैं तो किसके जरिए से तोड़ते हैं, नाश्ता के ही जरिए तोड़ते हैं। इसी तरह से उसके एक माने क्या हो जाएंगे, तोड़ना। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको, फतूर के एक माने होते हैं तोड़ना, और एक दूसरा माने क्या हो जाता है भाई आपका, नाश्ता हो जाता है। दूसरा माने क्या हो जाता है आपका, याद रखिएगा, नाश्ता हो जाता है। फतूर के दो माने समझ गए। इसलिए फिर एक लफ्ज और आपका है नहार। क्या है, नहार, नून हा अलिफ रा है, याद रखिएगा, नून हा अलिफ रा है, नहार। नहार का एक माने होता है नहीं खाया हुआ। क्या है भाई, नहीं खाया हुआ। और एक माने है चटपटी किस्म के खाने वाली चीज। क्या है, देखिए नहार तो हम लोग अपनी हिंदुस्तानी जुबान में इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी जगहों में इस्तेमाल होता है कि इंसान सुबह सवेरे जो उठता है, इंसान सुबह सवेरे जो उठता है या जगता है, बिल्कुल बिल्कुल क्या होता है, वह खाली पेट होता है। क्योंकि आप जानते हैं आमतौर पर गांव में लोग 7 से 8 बजे, हाईएस्ट 9 बजे तक सो जाते हैं, मतलब उससे पहले खाना पीना खा के वो सो जाते हैं। तो उसके अलावा फिर वो सुबह सवेरे 7 बजे या 6 बजे उठते हैं। इसी तरह से शहर के लोग भी लगभग 10 से 11 बजे तक सो जाते हैं। तो सुबह सवेरे जो उठते हैं बिल्कुल वो क्या रहते हैं, खाली पेट होता है कि नहीं भाई, बिल्कुल वो खाली पेट होता है। तो खाली पेट जो होता है तो सुबह सवेरे इंसान बोलते हैं कि हम क्या है भाई, अगर उनसे कहा जाए कि भाई ये नाश्ता खा लीजिए, चाय पी लीजिए, बोलता है हम क्या है, नहार मुंह है। ये हिंदुस्तानी जुबान में इस्तेमाल होता है कि उनसे अगर कहा जाता है तो वो बोलते हैं कि अगर वो मुंह हाथ नहीं धुले हैं, मुंह हाथ की सफाई नहीं की है, तो वो क्या बोलते हैं भाई, हम नहार मुंह है। नहार मुंह का मतलब हम नहीं, नहार मुंह है मतलब एक तो ये होता है कि रात से लेकर सुबह तक क्या होता है, बिल्कुल खाली पेट होता है। तो वो क्या बोलते हैं, बिल्कुल हम खाली पेट हैं। क्या है, खाली पेट है, या बोलते हैं हम नहार मुंह है। नहार मुंह, नहार मुंह का एक मतलब क्या होता है, नहीं खाया, नहीं खाया हुआ। क्या होता है, नहीं खाया हुआ। एक दूसरा माने क्या हो जाता है, चटपटे किस्म के खाने वाली चीज। मतलब सुबह सवेरे जो भी चीजें खाते हैं हम लोग, क्या खाते हैं, ऑटोमेटिक चटपटे किस्म का खाना खाते ही हैं, चाय पीते हैं, बिस्किट खाते हैं। इसी तरह से आप देखते हैं कि सुबह सवेरे जितने भी लोग खाते हैं, कोई चावल या मतलब ऐसा भारी खाना नहीं खाते हैं, बिल्कुल हल्का नाश्ता खाते हैं। बादाम खाते हैं, अखरोट खाते हैं, पिस्ता खाते हैं, ड्राई फ्रूट खाते हैं। ज्यादातर लोग क्या खाते हैं, ड्राई फ्रूट खाते हैं। तो ड्राई फ्रूट को हम लोग क्या बोलते हैं उर्दू में, सैयद सुलेमान नदवी ने इस्तेमाल किया है, चटपटी किस्म के खाने वाली चीज। क्या होता है भाई, चटपटी किस्म के खाने वाली चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक लफ्ज है नहार। नहार के दो माने हुआ, सुबह सवेरे जो उठते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं भाई, कि बिल्कुल खाली पेट है, नहीं खाए हुए हैं। क्या है, बिल्कुल खाली पेट है, नहार मुंह है। मतलब इसका मतलब होता है एक माने कि हम नहीं खाया हुए हैं, बिल्कुल भूखे हैं। एक माने और क्या हो जाता है कि सुबह सवेरे जो हम लोग खाते हैं तो उसी को बोलते हैं चटपटे किस्म के खाने वाली चीज। तो दो माने समझ में आ गया होगा, एक माने होता है नहीं खाया हुआ, और एक माने क्या हो जाता है, चटपटे किस्म की खाने वाली चीज। फिर एक तीसरा लफ्ज है आपका आहार। क्या है भाई, तीसरा लफ्ज है आहार। आहार के एक माने होते हैं गजा। क्या होता है भाई, गजा। और एक दूसरा माने होता है आटे किले। देखिए आहार का माने होता है गजा। गजा किसे कहते हैं भाई, आपकी खाने वाली जितनी भी चीजें हो जाएंगी, चाहे वो चावल हो, आटा हो, गेहूं हो, इसी तरह से आपका मतलब बिस्किट हो, मतलब खाने वाले जितने भी चीज हैं, जितने भी चीज हैं, उसी को क्या बोलते हैं, गजा। कि क्योंकि बहुत सारे लोग गजा का मतलब माने नहीं समझेंगे, गजा किसको कहते हैं। आप लोग बहुत सारे पूछेंगे, बहुत सारे लोग पूछेंगे सर गजा किसे कहते हैं, तो गजा कहते हैं तो खाने वाले जितने भी चीज हैं, जितने भी खाने वाले जितने भी चीजों का प्रकार है, उसी को क्या बोलते हैं, गजा है। चाहे चावल हो जाएगा, चाहे रोटी हो जाए, या कोई भी चीज खाने वाली चीज हो, उसी को क्या बोलते हैं, गजा बोलते हैं। गजा, आहार के एक माने क्या होगा भाई, गजा। और एक दूसरे माने क्या हो जाता है, आटे किले। आटे किले क्या होता है, आप लोग बहुत सारे लोग देखे होंगे, पहले के दौर में ये होता था कि स्कूल में जो झंडा फहराया जाता था, या आपके बुक वगैरह कुछ फट जाता था, आपको कोई चीज कहीं चिपकाना हो, तो आज के दौर में उसके जगह पे क्या आ गया है, कोई ना कोई गोंद आ गया है, कोई ना कोई लस्सा आ गया है कि नहीं। फेविक्विक का इस्तेमाल करते हैं, कोई ना कोई चीज का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आपकी अगर कोई चीज टूट गई हो, आपकी कोई चीज फट गई हो, तो उस लस्सा के जरिए से, उस फेविक्विक के जरिए से चिपकाते हैं। लेकिन पहले अगर थोड़ा सा अगर बैक में जाइएगा तो स्कूलों में देखे होंगे आपने बहुत सारे लोग, तो क्या करता है, एक जिस तरह से आटा होता है,
आटे में क्या करते हैं, एक बाटी में, एक कटोरा में क्या करते हैं हम लोग, आटे लेते हैं। आटा लेने के बाद उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी मिक्स करके उसको घोलते हैं। घोलने के बाद क्या करते हैं, या तो रस्सी में या तो कोई चीज में उसको क्या करते हैं, पूरे लगाते हैं। लगाने के बाद या तो झंडा लगाते थे उसमें, मतलब कोई ना कोई चीज लगाते थे। इसी तरह से अगर किताब फट जाती थी तो किताब को हम लोग क्या करते थे, उसी आटे की लय से हम लोग क्या करते थे, किताब को चिपकाते थे, किताब को मतलब सही से उसको बनाते थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो आहार के दो माने हैं, एक माने होता है गजा, जो हम लोग गजा कहते हैं, जो खाने वाली चीज होता है उसी को गजा बोलते हैं। एक होता है आटे की लय, आटे की लय जो बनाते थे उसी को बोलते हैं आटे की लय। इसी तरह से एक लफ्ज आता है कलिया। क्या आता है भाई, कलिया। कलिया के एक माने होता है भुना हुआ गोश्त। क्या होता है भाई, कलिया के एक माने होता है भुना हुआ गोश्त, और एक दूसरा माने होता है शोरबादार गोश्त, या जिसमें कोई ना कोई तरकारी मिला दी गई हो। तो कलिया के दो माने होते हैं। कलिया के आपके एग्जाम में ये वाला पूछा हुआ है कि भाई कलिया को क्या कहते हैं, कलिया को क्या कहते हैं। कलिया के एक माने होता है भुना हुआ गोश्त। क्या होता है भाई, भुना हुआ गोश्त। और एक दूसरा माने होता है कलिया का, उसी भुना हुआ गोश्त में शोरबा। जब देख लेते हैं इंसान की लोगों की तादाद बहुत बढ़ गई है, तो उसी में कोई ना कोई थोड़ा सा शोरबा बढ़ा दिया जाता है। कभी शोरबा बढ़ा दिया जाता है, या फिर कभी ये किया जाता है, उसमें कोई ना कोई चीज आलू की शक्ल में हो या कोई चीज की शक्ल में हो, लोग बढ़ा देते हैं। सबका अलग अलग अपना अपना चॉइस होता है। तो उसी गोश्त में जो चीज मिला देते हैं, कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई तरकारी जो मिला दिया जाता है या शोरबा बढ़ा दिया जाता है, उसी को दूसरा माने होते हैं कलिया। तो कलिया के एक माने होते हैं भुना हुआ गोश्त, और दूसरा माने क्या होता है, शोरबादार गोश्त। मतलब उसी भुना हुआ गोश्त में जो थोड़ा सा शोरबा बढ़ा देते हैं या उसमें कोई ना कोई चीज मिला देते हैं, उसी को बोलते हैं कलिया बोलते हैं। इसी तरह से एक अब लफ्ज है सुर्खी। क्या है, एक लफ्ज है आपका सुर्खी। सुर्खी के एक माने होते हैं लाल रंग की स्याही, और एक होता है मजमून का उन्वान। क्या होता है, जिसको बोल सकते हैं हेडलाइन। क्या बोल सकते हैं भाई, हम लोग बोलते हैं हेडलाइन। क्या बोलते हैं, हेडलाइन। याद रखिएगा। देखिए, सुर्खी का एक मतलब होता है लाल रंग की स्याही। सुर्खी से मतलब क्या होता है, सुर्खी के एक माने होते हैं लाल रंग की स्याही, और एक माने और क्या होते हैं भाई, सुर्खी के एक और माने होते हैं हेडलाइन या मजमून का उन्वान। कोई भी चीज आप लिखते हैं, कोई भी चीज हम पढ़ाते हैं या आप लिखते हैं, तो सबसे पहले उसका हेडलाइन डालते हैं। जैसे हमने आपको शुरू में ही हेडलाइन डाला था कि पूरे जो पढ़ाएंगे, पूरे टॉपिक जो पढ़ाएंगे, उसका हेडलाइन हमने डाल दिया था कि बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक। क्या डाला था भाई, हमने डाला था, उसका हेडलाइन डाला था बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक। उसके जिम्न में हमने आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई, बतलाया कि उनकी पैदाइश कब हुई थी, उनकी वफात कब हुई थी। इसके अलावा हमने आपको बताया उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी थी, उनके उस्ताद के क्या थे, उनके वहाँ कहाँ कहाँ तालीम हासिल किए थे। तो इसी तरह से उनके जिम्न में, हेडलाइन के जिम्न में आ जाता है। तो सुर्खी के दो माने होते हैं, एक होता है लाल रंग की स्याही। लाल रंग की स्याही पहले के दौर में क्या करते थे हम लोग, या बहुत सारे लोग देखे होंगे, पहले के दौर में लोग कलम का इस्तेमाल कम करते थे। क्या करते थे, कोई एक इंक लाते थे या दवात लाते थे, उसी में कोई ना कोई पेंसिल के जरिए से उसमें लिखाई करते थे, चाहे कागज में लिखना हो या कोई भी टॉपिक लिखना हो। तो वो एक क्या कहते थे, कमची का एक पेन बनाते थे, उसी के जरिए से, उसी दवात के जरिए से लिखते थे लोग। तो सुर्खी के एक माने होते हैं लाल रंग की स्याही। स्याही जो इंक होता है उसी को स्याही बोलते हैं। दूसरा माने क्या हो जाता है, मजमून का उन्वान। मजमून जो होता है उसका कोई ना कोई उन्वान होगा, हेडलाइन होगा। ठीक है, याद समझिएगा। आगे फिर एक लफ्ज है अहदी। अहदी के एक माने होते हैं एक या अकेला, या अरबी का लफ्ज है। अहदी क्या है, अरबी में अहदी, अहदी हा के जबर के साथ हो जाएगा, क्या माने हो जाएगा भाई, हा के जबर के साथ हो जाएगा माने एक, और हा के जज्म के साथ माने हो जाएगा आपका क्या, सुस्त और काहिल। याद रखिएगा, हा के, यहाँ हम अहदी लिख दिए, हा के जज्म के साथ माने हो जाएगा। अहदी के क्या माने होते हैं, हिंदुस्तानी जुबान में, हमारी जुबान में सुस्त काहिल बोल सकते हैं, हमारी जुबान में इसको इस्तेमाल किया जाता है। अहदी के एक माने क्या हो जाता है, अहदी के हा के जबर के साथ या हा के फतहा के साथ माने हो जाता है एक, या बोल सकते हैं अकेला, या अरबी का लफ्ज है। इसी तरह से हमारी जुबान में अहदी को क्या बोलते हैं, अहदी को हमारी जुबान में बोलते हैं सुस्त और काहिल। फिर एक लफ्ज और है आपका कलई। क्या होता है भाई, कलई के एक माने होते हैं रांगा, या एक और माने है सफेदी और सफाई। तो सिंपल से याद रखिएगा, कलई के एक माने होते हैं रांगा, या एक और माने होते हैं सफेदी और सफाई। ठीक है, या उसी को दूसरे अल्फाज में सिंपल जुबान में इस्तेमाल करते हैं। कलई के माने होते हैं ऐब को जाहिर करना या ऐब को छुपाना। एक होता है ऐब को जाहिर करना या ऐब को छुपाना। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कलई के एक माने को जाहिर कीजिए, तो कलई के एक माने क्या होता है, एक माने होता है ऐब को छुपाना, और एक माने क्या होता है, ऐब को जाहिर करना। तो ये 7 अल्फाज थे जिसका माने मतलब था। सैयद सुलेमान नदवी ने इस अल्फाज के दो माने
دو مطلب لیے تھے. تو آپ کو یہ چیزیں اگر اچھی لگی ہو تو آپ سے گزارش ہے تو آپ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے. اس کے علاوہ آپ کے دوست یار جتنے بھی ہیں ان کو یہ چیزیں بھیجیے، شیئر کیجیے. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ حنائی دست پہ موتی سیاہ بادل نہ برسا، حنائی دست پہ موتی سیاہ بادل نہ برسا، برس کر چھٹ گیا بادل تھا جو نکل آیا. تھینک یو.